पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार का होता है और किसी भी वस्तु को आवेशित कैसे किया जा सकता है, उसकी 3 विधियां हमने पढ़ी। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आवेश के गुण क्या होते हैं, मूल गुण क्या होते हैं। सबसे पहला गुण, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आवेश भी पदार्थ का मूल गुण होता है। जैसे हर पदार्थ में द्रव्यमान होता है, उसी तरह से हर पदार्थ में आवेश भी होता है। तो द्रव्यमान की भांति आवेश भी पदार्थ का मूल गुण है। आपने पढ़े रखा कि हर पदार्थ जो भी होगा वो द्रव्यमान भी होगा, आयतन में घेरेगा। प्रत्येक वह पदार्थ जो द्रव्यमान, जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, द्रव्य कहलाता है। तो हर पदार्थ में द्रव्यमान होता है। और आपने केमिस्ट्री में यह भी पढ़ रखा है कि पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है? अणुओं से। अणुओं में क्या होता है? केंद्र में धनावेश और बाहरी कक्षाओं में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। तो हर पदार्थ अणुओं से मिलकर के बना है। अणु परमाणुओं में धनावेश और ऋणावेश होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान की भांति आवेश भी हर पदार्थ का मूल गुण होता है। अब दूसरा गुण आपने पढ़ा था कि आवेश 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 नेगेटिव। नंबर 3 ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर आवेश समान प्रकृति के हैं, 2 आवेश समान प्रकृति के हैं, कि वो या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के आवेश पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि अगर 2 आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये इसे आकर्षित करेगा और ये इसे आकर्षित करेगा। तो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित, जबकि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया। और इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट। जैसे आपने पढ़ा था कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान वेग के साथ साथ बढ़ता जाता है। फॉर्मूला आता है द्रव्यमान का, m = m0। ये विराम द्रव्यमान है, √1 - v²/c²। v वस्तु का वेग, c प्रकाश का वेग। तो जैसे जैसे वेग बढ़ता है वैसे वैसे वस्तु का द्रव्यमान भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन द्रव्यमान तो जैसे आपने देखा वेग बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा, लेकिन आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता। अब लास्ट पॉइंट, किसी भी विलगित निकाय पर आवेश नियत रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर 2 वस्तु आप लेते हैं और दोनों आवेशित नहीं हैं, एक वस्तु ये है और दूसरा वस्तु ये है, Q1 नेट चार्ज, आवेश तो है, जैसा आपको पता कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, लेकिन नेट चार्ज 0, इसका भी नेट चार्ज 0। कुल आवेश अगर देखा जाए तो दोनों का कुल आवेश कितना आ जाएगा? 0। अब आपने इसे रगड़ करके, चालन के द्वारा या प्रेरण के द्वारा, किसी भी तरह से, मान लिया आपने घर्षण के द्वारा ही आवेशित कर दिया, तो यहां से यहां पर मान लिया 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। 3 इलेक्ट्रॉन जाने पर यहां पर 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, +3 आवेश। यहां 3 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, -3 आवेश। तो 2 वस्तुओं से मिलकर के जो निकाय बना हुआ था, इसका नेट चार्ज कितना था? 0। रगड़ने के बाद इसके ऊपर आवेश आ जाता है +3e, इसके ऊपर आवेश आ जाता है -3e, और नेट चार्ज Q = Q1 + Q2 + 3e - 3e = 0। तो पूरा निकाय जो 2 वस्तुओं से मिलकर के बना था, इनके ऊपर अभी भी आवेश 0 है। तो किसी भी विलगित निकाय का मतलब आइसोलेटेड, जिसके ऊपर किसी अन्य का कोई प्रभाव ना हो। इस निकाय में 2 वस्तुएं थी, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। इन पर आवेश उत्पन्न करने से या आवेशन से पहले नेट आवेश 0 था, और आवेशित करने के बाद भी दोनों से बने निकाय का नेट आवेश 0 है। तो आवेश आपने
उत्पन्न नहीं किया आप, ये पॉसिबल नहीं है कि इसके ऊपर तो आवेश 0 ही रहे और इसके ऊपर आवेश 3 ही हो जाए। यहाँ जैसे आवेश कितना था 0, यहाँ पर कितना था 0, ऐसा संभव नहीं है कि यहाँ तो आवेश उत्पन्न ना हो और यहाँ +3 आवेश आ जाए। अगर ऐसा होगा तो Q2 0, ये क्या होगा 0, नेट आवेश +3। आवेशन से पहले कुल आवेश कितना था 0, आवेशन के बाद कितना हो गया +3 बढ़ गया, तो ये संभव नहीं है। किसी भी निकाय पर आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो यहां पर आप देखें कि 3 इलेक्ट्रॉन गए, +3 और यहां पर -3, नेट चार्ज अभी भी कितना रहा 0। तो नियम क्या जाता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश को किसी भी आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसलिए इसे हम आवेश संरक्षण का नियम भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आवेश संरक्षण का नियम, कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते न ही नष्ट कर सकते, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अब छठी प्रॉपर्टी 6, आवेश की योज्यता एडिटिविटी, कैसे आवेशों को जोड़ा जा सकता है। तो जो नेट आवेश होता है, कुल आवेश होता है, कुल आवेश सभी किसी भी निकाय पर जो कुल आवेश होता है वो सभी आवेशों के बीजगणितीय योग होता है। जो कुल आवेश होता है वो बीजगणितीय योग होता है। योग का मतलब क्या है? योग तो यह है कि एक संख्या 3, 1, 4, 1, 5 है, सबको आपने सीधे जोड़ दिया। बीजगणितीय योग है कि उनके चिन्ह भी आपको देखने पड़ेंगे, उन चिन्हों के साथ ही आप कुल आवेश ज्ञात करेंगे। जैसे ये निकाय, इस निकाय को आपने एक -Q1 आवेश दिया, दूसरा +Q2 आवेश दिया, तीसरा +Q3 आवेश दिया, 3 आवेश आपने इसको दिए। तो जो नेट आवेश होगा वो इनको आप चिन्ह सहित जोड़ेंगे, Q1, Q2 और Q3, चिन्ह सहित -1 Q1, दूसरा +Q2, तीसरा +Q3। अगर मान लिया तीसरा भी माइनस है तो इसको भी ऐसे लिया, तो -Q1 +Q2 -Q3, ये नेट आवेश आ जाएगा। एग्जाम्पल, किसी वस्तु पर Q1 आवेश है 5 × 10⁻⁻6 कूलम, और किसी भी वस्तु पर कुल 3 आवेश हैं, किसी वस्तु पर और -4 × 10⁻⁻6 कूलम और +2 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश हैं। नेट आवेश कितना होगा? नेट आवेश आपको ज्ञात करना। नेट आवेश कैसे ज्ञात करेंगे? Q = Q1 5 × 10⁻⁻6 माइनस है -4 × 10⁻⁻6 प्लस 2 × 10⁻⁻6, 5 और 2 7, 3 × 10⁻⁻6 कूलम। तो नेट चार्ज आ जाता है। किसी भी निकाय पर आवेशों का नेट मान ज्ञात करने के लिए उन्हें चिन्ह सहित आप जोड़ेंगे तो आपको उसके ऊपर नेट आवेश मिल जाए। छठा गुण हो जाता है। 7वां,
आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश की क्वांटीकरण का क्या मतलब है? इसे समझने से पहले आप एक चीज देखें कि आपके पास दो चालक थे, दो पदार्थ थे। आपने किसी भी प्रकार से इससे इसको 3 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर दिया। इस पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसके ऊपर आवेश कितना आएगा? +1e। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, कितना आएगा? -e। ऐसे ही अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो आवेश कितना होगा? इसके ऊपर आ जाएगा +2e, रहेगा +e क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और इसके ऊपर -2e। 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो आवेश +3e, इसके ऊपर -3e। कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन गया? 1। और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? परिमाण केवल लें तो E, और इसे हम लिख देते हैं A 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो कितना आवेश आएगा अगर 1 इलेक्ट्रॉन जाता है? कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन चला जाए या 2.5 इलेक्ट्रॉन चले जाए या 1.5 इलेक्ट्रॉन चला जाए। कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 1। कम से कम कितना आवेश जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19। इससे कम आवेश नहीं जा सकता। तो ये जो आवेश होता है ये न्यूनतम आवेश होता है, न्यूनतम आवेश, और इसे हम मूल आवेश भी कह देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन जाता है तो कितना आवेश? 1e, 1e। 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 2e, 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं 3e, एंड सो ऑन। ये प्लस माइनस हो सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4e। तो यहां से आपको क्या पता चलता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश का मान E या E का पूर्ण गुणज ही हो सकता है। ये किसी भी वस्तु पर आवेश का मान E या E का पूर्ण गुणज ही हो सकता है। इसका भिन्नात्मक मान, इसका भिन्नात्मक मान, भिन्नात्मक मान से मतलब क्या हुआ? 1/2e, 3/2e, 5/2e। ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसी को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या हुआ कि किसी भी वस्तु पर आवेश का मान E या E का पूर्ण गुणज ही हो सकता है, इसका भिन्नात्मक मान संभव नहीं होता। अब यहां से एक फॉर्मूला निकल करके आता है कि आपने देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन गया तो कितना चार्ज आया? 1e। 2 इलेक्ट्रॉन गए 2e, 3 गए 3e, और अगर n चले जाएं तो आवेश कितना होगा? ne। इस फॉर्मूले के आधार पर आप कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान Q = ne होता है। अगर आपने दो वस्तुओं को इस प्रकार आवेशित किया कि एक से n इलेक्ट्रॉन दूसरे पर चले गए, जिससे गए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना? +ne, जिसको इलेक्ट्रॉन मिले उसके ऊपर -ne। तो किसी भी वस्तु पर आवेश का संभव मान ±ne हो सकता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो पॉजिटिव। इसी फॉर्मूले के आधार पर किसी भी वस्तु को आप किसी भी वस्तु पर आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं।
किसी वस्तु पर 1000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, उस पर आवेश का मान बताइए। इसमें आपको पता चल गया, फॉर्मूला यही लगेगा, Q इज इक्वल टू N। अब देखो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अधिकता के कारण कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। N का मान कितना है, 1000। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो आवेश कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू N 1000 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 कूलम, नेगेटिव चार्ज। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 कूलम का ऋण आवेश आ जाएगा। तो ऐसे ही आप कितने भी इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता की जगह कमी हो तो कमी के लिए फॉर्मूला यही रहेगा, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चिन्ह आ जाएगा। तो प्लस 1.6 × 10⁻16 कूलम आवेश आ जाएगा यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो एक न्यूमेरिकल तो ये हो जाता है। दूसरा न्यूमेरिकल, अगर आपको कहा जाता है कि किसी वस्तु पर 1 कूलम का धनावेश है, तब उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। यहां पर भी यही फॉर्मूला लगेगा, Q इज इक्वल टू N। कैसा आवेश है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। Q की वैल्यू कितनी, 1 कूलम। E की वैल्यू कितनी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। धन आवेश तो 1 इन N इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। N इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आ जाएगा। और ये क्या होगा, वो पूछ रहा था कि इलेक्ट्रॉनों की कमी अधिकता, कैसा आवेश, धनावेश, क्या होगी, कमी। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी। इस तरह से आप अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है तो आवेश ज्ञात कर सकते हैं, और आवेश दे रखा है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह के आप कुछ न्यूमेरिकल और ट्राई करें।